हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 14। ये चैप्टर नंबर 14 जो है सोशोलॉजी का है, जिसमें हम आज करेंगे रिश्तेदारी यानी किनशिप। ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए है जिनके पास सोशोलॉजी है, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, बिहार बोर्ड के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में रिश्तेदारी है तो इसका मतलब ये टॉपिक जो है उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें जो है हम रिश्तेदारी के हर एक पहलू, हर एक बातों पे हम जो है चर्चा करेंगे और जानेंगे कि रिश्तेदारी होती ही क्या है। लेकिन आपको पता ही कि ये सब बातें चर्चा करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो हमारा है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, नातेदारी के प्रकार। आखिर क्या फंक्शन है किनशिप का? तो क्या है फंक्शन, देखते हैं। कहते हैं व्यक्ति और समूहों के लिए सामान्य अर्थ में नातेदारी जो है महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि कहते हैं नातेदार जो होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं और कई वक्त तो हमारे बुरे समय में भी काम आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि रक्त पानी से गाढ़ा होता है, यानी रक्त जो होता है पानी से गाढ़ा होता है और रक्त का संबंध बहुत ही विशाल होता है। नातेदारी व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा व सहायता भी देते हैं, यानी सुरक्षा के साथ साथ भी सहायता भी देते हैं, और इसलिए नातेदारी जो है अपना विशेष स्थान रखता है। नातेदारी एक ऐसी समूह होती है जो व्यक्तियों को उसकी पहचान देती है। देखिए कहते हैं जब नातेदार होता है तो हम उसकी एक पहचान बन जाता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति से अगर आप मैरिज करते हो तो उसका मतलब है कि या तो वो पति कहलाएगा या पत्नी के रूप में होगी, तो वो एक नाम पड़ जाता है। और नाम पड़ने से क्या हुआ, जैसे ही आपने उससे मैरिज किया उसके परिवार के हर एक सदस्य आपको किसी न किसी रूप में आपके नातेदार बन जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि नातेदारी के जो है ये सारे कार्य हो जाते हैं और वो आपके लिए सुरक्षा और सहायता सदैव देने के लिए तरपत्ते रहेंगे, यानी सदैव ही तैयार रहेंगे, और इससे जो है आपको आर्थिक तौर से मजबूती भी मिलेगी। तो यही बात है कि नातेदारी में सबसे बड़ा ये कार्य तो यही होता है कि सुरक्षा और सहायता देने के लिए ये वचनबद्ध होते हैं, ठीक है। यह नातेदारी ही है जो व्यक्तियों का एक निश्चित प्रतिष्ठा देती है, यानी आपको एक प्रतिष्ठा मिल जाती है। और वो सब क्यों मिलती है? नातेदारी की वजह से। नातेदारी पिता होते हैं और माँ होती है, भाई होता है, और इस तरह उसका एक निश्चित दर्जा भी होता है। नातेदार होने के नाते व्यक्ति समूह में अपनी निश्चित भूमिका भी निभाता है, यानी सबका अपना एक भूमिका मिल जाता है और इसी भूमिका को सभी व्यक्तियों को अदा करना पड़ता है, क्योंकि जो कि ज़रूरी भी है। अगर आप भूमिका अदा नहीं करोगे, आप उसको सही रूल रेगुलेशन के साथ नहीं चलोगे, तो वो जो है नातेदारी टूट जाती है। कहते हैं अगर देखा जाए तो संकट की अवस्था में नातेदार सहायता के लिए दौड़ पड़ते हैं, और इसी तरह प्रसन्नता की घड़ी में नातेदार सम्मिलित भी होते हैं, यानी नातेदार ही होते हैं जो कभी कभी बुरे अवस्था में दौड़ के हमें सहायता करने आते हैं, और कभी कभी जो अच्छी घड़ी होती है, प्रसन्नता वाली चीज़ें होती है, तो उसमें भी वो सम्मिलित होती है। तो इसी को ही नातेदारी कहा जाता है। नातेदार का जो है शामिल होना व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक सहायता और ताकत प्रदान करता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का अगर बाई चांस दुर्घटना हो जाता है तो वो व्यक्ति असहाय रहता है, लेकिन जैसे ही उसके कोई अपने आ जाते हैं उसको काफ़ी अच्छा महसूस होता है और काफ़ी शक्ति प्राप्त होती है। तो कहते हैं ये सारे चीज़ें में जो है नातेदार बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे हमें मानसिक मनोवैज्ञानिक जो है ताकत प्रदान मिलता है और सहायता मिलती है। तो ये भी बहुत बड़ी बात, हम कभी कभी ये भी बोलते हैं कि आप आ गए देखने के लिए, यही मेरे लिए खुशी की बात है, क्योंकि आपको देखने के बाद मैं काफ़ी खुश हुआ और मन शांत हुआ। तो ये सारे की बात एक ही पर दर्शाता है कि हमारे जो अगर रिश्तेदार आते हैं हमें खुशी मिलती है और हम प्रसन्न भी होते हैं।
नातेदारी समूह परिवार के विभिन्न सदस्यों की जो है पारंपरिक संबंधों को बताता है, यानी क्या संबंध है, उनसे क्या हमारा रिश्ता है, ये चीज़ों को यहाँ पर दर्शाता है। नातेदारी संबंध में अपेक्षित व्यवहार करके एक व्यक्ति जो होता है नातेदार समूह के सभी सदस्यों का जागरूक कर देता है। यानी अपेक्षा जो की जाती है व्यवहारों में, इससे जो होता है हर एक व्यक्ति को समझ आती है और हर एक व्यक्ति जो है जाग जाता है। नातेदारी के सदस्य एक दूसरे के प्रति भाई और बहन जैसे व्यवहार ही करते हैं, यानी उनका जो सब प्रेम होता है वो भाई बहन जैसा ही होता है और एक दूसरे को सदैव ही सहयोग देने के लिए अग्रसर होते हैं। वो एक दूसरे से परिवार के सदस्यों की तरह जब आवश्यकता होती है सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं समाज में अगर रहना है तो सहायता भी जरूरी होता है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के पास सभी चीज़ें उपलब्ध नहीं होती हैं। इस सहायता से व्यक्तियों की जो है संज्ञानात्मक और मनोवैज्ञानिक शक्ति बढ़ जाती है। यानी कोई व्यक्ति आपको सहायता भी करे, कहते हैं 2 रुपया का भी सहायता करे, तो आपको इससे जो है मानसिक जो है काफ़ी मनोबल बढ़ता है। कोई व्यक्ति आपके साथ तो है ना, आपके दुख सुख में है तो सही, तो उसे ही नातेदारी कहते हैं और इससे मानसिक यानी मनोवैज्ञानिक शक्ति और जो है संवेगात्मक शक्ति जो है काफ़ी बढ़ जाती है। यदि एक फैक्ट के रूप में हम बात देखें तो कहते हैं पारंपरिक समाजों में और एक सीमा तक आधुनिक समाजों में भी नातेदारी व्यवस्था परिवार, वंश और गोत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यानी देखा जाए तो पारंपरिक समाजों में जो परंपरागत समाज चल रही है, कहते हैं एक सीमा तक एक आधुनिक समाजों में भी जो नातेदारी होती है वो परिवार, वंश, गोत्र को मजबूत करने में अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, क्योंकि इससे नातेदारी के कारण ही ये काफ़ी मजबूत होते हैं। एक ही वंश के लोग मिलजुल कर परिवार के प्रकार जैसे कि जन्म के संस्कारों, विवाह और मृत्यु में भाग लेते हैं। यानी कहते हैं अगर देखिए कभी कहते हैं बुरा हो जाता है तो अपने रिश्तेदार ही दौड़े हुए आते हैं और हमें हेल्प भी करते हैं, क्योंकि एक ही वंश के लोग मिलजुल कर परिवार के प्रकार जैसे कि जन्म से लेकर संस्कार और विवाह और मृत्यु में भाग लेते हैं और उनका वहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी रहता है। वंश के लोगों का जो है कुल देव सामान्य होते हैं। अगर देखा जाए तो अगर कोई वंश के लोग हैं तो उनके कुल देवता जो होते हैं सामान्य होते हैं, उनके कुल देवता चेंज नहीं होते हैं, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता ही चला जाता है और इसलिए वे सामान्य प्रतिबंध जो पूजा और दैनिक संस्कारों में जुड़े होते हैं। अगर देखा जाए तो ये नातेदारी के कारण ही जो होता है इनके संस्कार, इनकी पूजा, इनके पाठ सब के सब एक जैसा ही होता है, यानी अलग नहीं होता है। उसमें भागीदारी भी कहते हैं, इसे हम भागीदारी का नाम भी दे सकते हैं। एक ही वंश के लोग इस भावना से प्रभावित होते हैं कि वो एक परिवार के हैं और इसलिए उन्हें परिवार की परंपरा और परिवार के नाम को बनाए रखना चाहिए। तो ये तो ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि वंशागत है, यानी वंश से आता जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर परिवार के नाम को बनाए रखना और परिवार के जो है परंपराओं को लेके चलना, इनका सबसे बड़ा दायित्व रहता है। एक परंपरा का समाज में नातेदारी समूह जिन्हें हम गोत्र कहते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नातेदारी का यह बहुत ही बड़ा समूह है जो अपनी उत्पत्ति एक कलात्मक पूर्वज से ही मानते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं एक परंपरा का समाज में नातेदारी जो गोत्र होता है, आपको पता है गोत्र जो होता है, गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गोत्र का मतलब यही होता है कि आप किस गोत्र से संबंध रखते हो, आपका कहाँ तक जो है विस्तृत है। तो ये गोत्र आता है, इसमें दादा दादी परदादा आ जाते हैं, अपनी उत्पत्ति एवं कलात्मक पूर्वजों को मानते हैं, क्योंकि जहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से इनकी शुरुआत हुई है, उन बात को मानते हैं। लेकिन अगर हम उत्पत्ति की बात करें, अपने पूर्वजों की बात करें, तो संभवतः ये बात सभी के समक्ष आता है कि ये एक ही रहे होंगे, क्योंकि आज बेशकली हम कई रूपों में बदल गए हैं, कई स्थानों पर चले गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप पेडिग्री चार्ट भी बनाओगे तो इससे भी आपको जाहिर होगा कि हम आए कहाँ से थे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर आ जाता है। ऐसा व्यवस्था में उनके दिन प्रतिदिन का सहयोग और दृढ़ बंधन बहुत ही स्पष्ट होते चला जाता है। अगर पेडिग्री चार्ट बनाते हो तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा और आपको यहाँ पर जो संयोग और बंधन जो दृढ़ बंधन बहुत ही स्पष्ट देखने को मिलेगा। लेकिन अधिकांश हिंदुओं में एक गोत्र के सदस्य अंततः विवाह नहीं करते हैं। यानी ये तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि एक ही गोत्र के सदस्य अंत विवाह नहीं कर सकते हैं, ये वर्जित माना गया है, क्योंकि उनके जो रक्त एक ही जैसे होते हैं और ये साइंस भी यही बात कहता है कि रक्त संबंध जो होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, न कि अपनों में होना चाहिए। इससे कई तरह के बच्चों में जेनेटिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वे अपने आप को भाई बहन समझते हैं और इसलिए इनमें जो है विवाह का संबंध नहीं हो सकता। इस तरह गोत्र वैवाहिक संबंधों का नियंत्रण करता है। यानी गोत्र जो दोस्तों होता है
और वैवाहिक संबंधों को भी नियंत्रण करता है, जो कि जरूरी भी है। और ये समाज इसको मान्यता भी देती है कि हमें जो है अपने गोत्र में मैरिज नहीं करना चाहिए, विवाह नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसे खून जो होता है जो है अपवित्र हो जाता है, क्योंकि ये सगे संबंधी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, तो इसको ये समाज जो है मान्यता नहीं देता है। कहते हैं गांव के लोग अपने काल्पनिक नातेदारों को भी बहुत अधिक महत्व देते हैं। यानी जो काल्पनिक, यानी गांव में अगर देखोगे जो आपके रिश्तेदार नहीं होते हैं, दूर के होते हैं, यानी काल्पनिक नातेदारी के नाम भी जिसको दिया जाता है, उनको भी अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि उनसे भी उनको कई मानने में समय रहते आवश्यकताओं की पूरा भी होता है। पारंपरिकता और निष्ठा को पक्का करने के लिए यह नातेदारी समूह एक दूसरे की सहायता भी सदैव करते रहते हैं। अगर ऐसा न करे तो काल्पनिक भूमिका केवल रक्त या विवाह तक ही सीमित हो जाते हैं। तो देखिए, कहते हैं आज विवाहित समूह और रक्त समूह के अलावा भी कहते हैं काल्पनिक नातेदारी होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी सदोहर और मित्र जो होते हैं कई मानने में हमारे हेल्प भी करते हैं, इसलिए काल्पनिक नातेदारी को भी यहाँ पर बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि ऐसे वक्त पे जो है हमारे काल्पनिक नातेदार ही काफ़ी हेल्प करते हैं। कभी कभी कहते हैं रक्त और विवाह के द्वारा जुड़ी हुई नातेदारी भी हमारा जो है मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन काल्पनिक नातेदार भी कभी कभी हमारे लिए बहुत ही जो है उपयोगी सिद्ध होते हैं। कहते हैं अगर सब प्रकार के नातेदार एक दूसरे के राजनीतिक, आर्थिक और व्यावसायिक लाभ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो हर तरह के जो नातेदार होते हैं उनके लिए राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक लाभ के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर समाज में अदा भी करते हैं। वो एक दूसरे को महत्वपूर्ण सूचना देते हैं और जहाँ तक संभव हो शारीरिक, भौतिक और मानसिक सहायता भी करते हैं। यानी जितना हो सकता है इनका कोशिश रहता है कि शारीरिक, भौतिक और मानसिक सहायता किया जाए, जिससे कि इनका जो है आगे प्रोग्रेस हो। और इस तरह एक दूसरे की जो है राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को जो है चुनाव जीतने में पूरा भी करते हैं। वो रिश्तेदार जो अच्छी स्थिति में होते हैं अपने रिश्तेदारों को नए उद्योग, धंधे और व्यापार बढ़ाने में मदद करता है। आपने देखा होगा कि कभी कभी नातेदार भी जो होते हैं हमें व्यापार करने के लिए जो है पैसे देते हैं, अगर पैसे कम पड़ जाते हैं तो उसको भी पूरा करती हैं। तो ये इसीलिए ही होते हैं, एक दूसरे की सहायता करने के लिए ही होते हैं। इस भांति जो है सहायता का एक दूसरे का आधार भी बन जाता है। यानी देखा जाए तो सहायता करने की बात जो है यहाँ आधार बन जाता है, जिससे दोनों का जो है आवश्यकताएं पूरा हो जाता है। यानी समाज अगर में हम हैं और नातेदारी हमारे लिए है तो इसमें लेन देन तो बनी ही रहती। अगला टॉपिक जो दोस्तों हमारा है नातेदारी पदावली। देखिए नातेदारी पदावली होती क्या है। कहते हैं हम दिन पर दिन की अंतक्रियाओं में अपने नातेदारों को कुछ निश्चित शब्दों से संबोधित भी करते हैं और कुछ अन्य शब्दों को उन्हें पहचानने और श्रेणी में विभाजित करने के लिए काम में भी लाते हैं। इन सब शब्दों को जो श्रेणियों में होते हैं उसे नातेदारी पदावली कहते हैं। यानी जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने नातेदारों को पुकारने के लिए, उस सारे शब्दों को जो है हम पदावली कहते हैं। नातेदारी पदावली में पिता, माता, पत्नी, पति, चाचा, चाची और अन्य लोग होते हैं, तो इनका कोई ना कोई नाम दिया गया है, तो इसी को हम पदावली भी कह सकते हैं और इनका अपना एक श्रेणी में रखना भी जरूरी होता है। ये नातेदारी के पद परिवार के विभिन्न सदस्यों को जो है अंतर संबंधों को समझने में सहायता मिलता है। यानी उनके संबंध क्या है, उनके अंतर संबंधों को समझना उनके लिए आसान पड़ जाता है। इन पदों में मालूम हो जाता है कि परिवार में किसकी क्या भूमिका है। नातेदार शब्द परिवार किस प्रकार का है उसकी ओर हमें इंद्रित देता है। यानी सारी बातों को जो है केंद्रित किया जाता है। इसी के द्वारा हम निवास के नियम, वंशज और सामाजिक संगठन की जानकारी भी हमें पर्याप्त मात्रा में मिलती है। नातेदारी पद केवल भाषीय प्रकृति की नहीं होती है, ये समाजशास्त्री भी हैं और इनका संबंध व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और व्यवहार से भी दर्शाया जा सकता है। यानी नातेदारी सिर्फ दोस्तों यहाँ पर सिर्फ समाजशास्त्री विषय नहीं है, यहाँ पर जो है ये प्रतिष्ठा और व्यवहार के अंतर्गत भी आता है, जिसमें हमें प्रतिष्ठा भी मिलती है और हमें व्यवहार भी उसी प्रकार करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी से हमारी रिश्तेदारी जुड़ती है तो हमारा वहाँ एक नया प्रतिष्ठा हमें प्राप्त होती है और हमें वहाँ पर कैसा व्यवहार करना है इस बात को भी हमें ध्यान रखना होता है। नातेदारी पद विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। कहते हैं मानव शास्त्रियों में इन पदों को वर्गीकरण में विभिन्न आधार को अपनाया गया है। यानी इसको कई तरह से जो है इसको वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखना चाहोगे तो कहता है भाषी संरचना के आधार पर भाषीय पदों के 3 भागों में यहाँ पर विभक्त किया गया है। पहला जो है प्रारंभिक पद, यानी प्रारंभिक जो हमें प्राप्त होती है। ये पद इतने आरंभिक है कि इन्हें और छोटे शब्दों में नहीं बदला जा सकता, यानी ये आरंभिक पद होते हैं। ऐसे बुनियादी पदों को सामान्य शब्दों में नहीं रखा जा सकता है। इन पदों के उदाहरण जो है माता, पिता,
बहन, चाचा चाची इत्यादि, ये आरंभिक पद होते हैं जहाँ पर हमारे जो होते हैं अपने रक्त संबंधी जुड़े हुए होते हैं। दूसरा जो होता है कृत्रिम पद, वे निर्धारित पद जिन्हें हम जो है प्रत्यय और उपसर्ग पदों में जोड़ा जाता है, उन्हें सामान्य शब्दों से अलग कर दिया जाता है। इस तरह के निर्धारित पदों को जो है कृत्रिम नातेदारी पद भी कहते हैं। और इस तरह के कृत्रिम पदों को दादा, शाली, परदादा और दंतक पुत्र भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं कृत्रिम पद होते हैं जो कि काफ़ी दूर के होते हैं, तो इसे हम कृत्रिम पद के नाम से भी जान सकते हैं। उसके पश्चात आता है विवरणात्मक पद, यानी विवरण जिसको किया गया पद। नातेदारी पद जिन्हें 2 या 2 से अधिक आरंभिक पदों द्वारा बनाया जाता है, यानी नातेदारी पद जिन्हें 2 या 2 से अधिक आरंभिक पदों द्वारा बनाया जाता है कहते विवरणात्मक पद कहलाते हैं। उदाहरण के लिए पत्नी और की बहन साली, भाई की पत्नी भाभी, लड़के की पत्नी बहू, लड़की का पति दामाद इत्यादि। ऐसे पदों में चचेरे बहन भी हैं, यानी इसमें जो है विवरणात्मक पद कहलाता है, यानी सबके जो है कुछ न कुछ जो है दूसरे रिश्तेदारों से जुड़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर नाम जो है बदल गए हैं। यदि बात करें पदों के उपयोग में लाने के तरीकों के 2 प्रकार में बांटा गया, यानी पद के उपयोगिता के रिगार्डिंग यहाँ जो है नातेदारी को 2 भागों में विभक्त किया गया है। कहते हैं सबसे पहले तो आता है संबोधन के तरीके भी अलग अलग हो जाते हैं। नातेदारी पद जिनका उपयोग हम नातेदारों को संबोधन के लिए करते हैं, इस तरह के पदों को उदाहरण है जैसे पापा यानी डैडी, माँ मम्मी, दीदी भैया इत्यादि। तमिल शब्द में अन्ना बड़ा भाई को कहते हैं, तम्बी छोटे भाई को कहते हैं, आका बड़ी बहन को कहते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड जो होते हैं संबोधन के शब्द होते हैं, जिसका मतलब एक ही होता है, लेकिन इसको हर एक लैंग्वेज में इसको अलग तरह से उच्चारण किया जाता है। दूसरी बात यहाँ पर आता है संदर्भ सूचक पद, यानी संदर्भ सूचक पद जो होती है दोस्तों, कहते हैं नातेदारी पद जिनका उपयोग हम किसी अप्रत्यक्ष व्यक्तियों के लिए भी करते हैं, इन्हें हम संदर्भ पद के नाम से जानते हैं। यानी जो दूसरा व्यक्ति जो अप्रत्यक्ष व्यक्ति होता है, अगर हम उसको उच्चारण करते हैं उसको हम संदर्भ पद कहते हैं। इसको जो है दृष्टांत भी है, जैसे पिता, माँ, भाई, बहन इत्यादि। तमिल में संदर्भ व्यक्ति मामा, माग, मातृ, चाचा की लड़की लड़का, आटा, बागान, मांगला, पिता की बहन की लड़कियां लड़का। यानी इनके अगर नाम देखोगे तो उसके उच्चारण जो शब्द जो है बहुत अंतर मिलता है, जिसको हमारे जो है साधारण लैंग्वेज में समझना संभव नहीं रह जाता है। तो ये सारे चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आता है। अब जो आता है हमारा व्यवहार में लागू करने की श्रेणियों पर आधारित है, यानी व्यवहार में कौन कौन से बात को जो है लागू किया जा सकता है। तो लागू करने की श्रेणियों के पदों के अनुसार नातेदारी के पद 2 प्रकार से यहाँ पर विभक्त किया गया है, यानी व्यवहारों में लागू करने के आधारित में इसमें 2 भागों में इसको विभक्त किया गया है। पहला जो है सूचक, पृथकात्मक और विवरणात्मक। वह पद जो किसी एक विशेष निर्धारित श्रेणी पर लागू होता है उसे हम विवरणात्मक, सूचक या पृथकात्मक पद कहते हैं। उदाहरण के लिए पिता और माता हमारे माता पिता पर ही लागू होते हैं और किसी अन्य पर नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आता है कि अगर हम देखें सूचक, पृथकात्मक और विवरण, तो इसमें जो है उदाहरण के बहुत ही अच्छा बताया गया है कि इसमें पिता और माता हमारे माता पिता पर ही लागू होता है और ये किसी दूसरे पर नहीं होता है। ठीक है। बात अगर हम करें अगले की वर्णनात्मक पद की, तो कहते हैं वर्णनात्मक पद वह पद होता है जो 1 या 2 श्रेणियों पर लागू होता है, यानी ये 1 या 2 श्रेणियों पर लागू हो सकता है, उसे हम वर्णनात्मक पद भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भाई बहन का पद जिसका मतलब पिता के भाई के लड़के, पिता की बहन के लड़के, इसी तरह माँ उसकी बहन के लड़के पर लागू होता है। इस तरह अंकल को पद का संदर्भ माँ के भाई से भी तथा पिता के भाई और माता की बहन के पति से भी होता है। देखिए अंकल जो है कई जगह पर यहाँ पर वर्ड जो है सम्मिलित किया जा सकता है। तो इस सबके सब जो है वर्णनात्मक पद होते हैं जिसको हम अपने समाज में नातेदारियों में इसको यूज़ करते हैं। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त
होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो ये होगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।